आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको इंसाइक्लोपीडिया का नाम इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने दे दिया। तो दूसरी न्यूज जो हमें इंडिया की मिली वो ये कि जी आप लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 ग्रुप में बनने जा रहे हैं इस साल। तो सर कुछ मोदी जी से कहिएगा जरा इधर भी एक दो थैले दे दें। लेकिन खैर हम आते टॉपिक पे, क्योंकि हमें आजकल हर जगह यही दिख रहा है कि हम किससे क्या ले सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं छोटी बात शुरू करूं, बड़ी बात तो चलती रहेगी। देखिए, आपको थैले देंगे, वो आप तक पहुंचेंगे नहीं, रास्ते में कोई और ले जाएगा। डिलीवरी ये भी 5% की भी नहीं है, डिलीवरी 5% की भी नहीं है। दुनिया इसकी कायल है, दुनिया फेल हो चुकी है, इसलिए हम देंगे नहीं। हम किसी बीच वाले को अमीर नहीं बनाएंगे, इसलिए हम ये जहमत नहीं उठाएंगे। एक खबर सामने आती है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट जारी है उनकी डिमांड ये है कि हमें इंडिया के साथ रीयूनियन कर दिया जाए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोनों साइड से कि आखिर वो प्रोटेस्ट की सच्चाई है क्या और उनकी डिमांड्स आखिर क्या है और क्यों वो इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि वो इंडिया के साथ दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं। हम चल के गिलगित की भी बात करेंगे। आजकल कश्मीर के अंदर आटे का बड़ा मसला है, आटे का बहरान है और आटे की 20 किलो की थैली जो है वो 2500 से 2800 रुपए किलो मिल रही है। अगर हम G20 की बात करें तो क्या कहेंगे आप? उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जी आप लोग जो हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। G20 की बात करिए आरजू जी, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज मोदी जी ने कहा, सुन के बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। वही वाली बात है। देखिए, अब हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 7-8, चाइना का 2.3, अब जर्मनी का -0.3, जापान का 1.6, यूएस का 1.3। और आज मैं हमेशा से कहता हूँ इंडिया भाई 4-5 साल में विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। मोदी जी ने बोला तो और भी अच्छा लगता है। देखिए, आज वी आर द शाइनिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको आपके डिबेटों में कई बार कह चुका हूँ, वी आर द ओनली इकोनॉमी व्हिच इज रिसेशन प्रूफ। वी आर द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये IMF के चीफ कहते हैं। इट इज द सेंचुरी ऑफ द इंडिया, डॉइच बैंक का CEO कहते हैं, मोदी जी ने भी आज कहा। तो अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप फैक्ट फिगर्स नंबर्स को देखें, अगर G20 में कोई भी कंट्री देखे, कोई भी हमारे आसपास है ही नहीं। अभी किसी का इकोनॉमिक आउटलुक इतना है ही नहीं, इसके आधा भी नहीं है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम है ही। इनफैक्ट वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। So we will not go from a developing to a developed country, will go from a developing to a superpower in making। जो हमारे प्लान है, जो हमारे आइडिया आजकल है, that is the superpower in making। और जो हमारी डेवलपमेंट का मॉडल है, that is entirely different, it's a human centric development। बहुत अच्छा लगता है कि जो कई बार आपके पॉइंट्स होते हैं, अगर आप मोदी जी जैसे आदमी के मुंह से सुने तो बड़ा इट्स गुड, मतलब थॉट प्रोसेस है भाई। और ये चीजें क्यों है? क्योंकि ये फैक्ट है आरजू जी। मैं फैक्ट को तो एक को तो यही बोलूंगा, आप भी एक को ये बोलेंगे, बी को बी बोलेंगे। अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है तो हाँ 8 है। अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया में सबसे ज्यादा है तो है। अगर इंडिया का इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ द सेंचुरी, इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर ये है तो ये है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग टुडे। ये हम नहीं कह रहे, हम अपने इदारों की बात नहीं कर रहे, नहीं कह रहे RBI क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं वर्ल्ड बॉडीज क्या कह रही, कॉर्पोरेट क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रहा है, चीजें क्या कह रही है। और आपको मैं बता दूं, हम पेट्रोकेमिकल्स में भी आई थिंक वी आर नंबर 3rd और 4th बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये आज ही डाटा आया है, उस पर भी कभी बात करेंगे। पेट्रोकेमिकल्स में वी आर नंबर 3rd और 4th बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। आप कोई भी चीज देखिए हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और ये जो SV गंगा वाला टूर है, बाय द वे, इस पे भी आपको एक शुभ समाचार दूं, ये 3200 किलोमीटर वाला है। इट इज द बिगेस्ट एवर क्रूज इन द वर्ल्ड। 3200 किलोमीटर वाला क्रूज दुनिया में कहीं नहीं है। देखिए, हर चीज में नंबर 1, 2, 3 रहना, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा इरादा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं हमेशा कहता था, मैं 5 साल से कह रहा हूँ, इंडिया हैज टू लर्न टू पंच टू हिज वेट एंड वी आर एग्जैक्टली नाउ पंचिंग टू आवर वेट। दिस इज व्हाट मेक्स मी वेरी हैप्पी। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो इंडिया में एक मुख्तलिफ हाइप उसे दी जाती है। ऐसे ही जैसे इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो उसको पाकिस्तानी मीडिया एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से दिखाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल 100% ऐसे ही हो रहा है। कोई रीयूनिफिकेशन या इंडिया के साथ मिलने की बात किसी की सत्ता के ऊपर नहीं हो रही। ये बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है जो कि हमें देखने मिलती है। मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं शबीर मयार साहब, वो मूवमेंट लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी के अंदर हमारे दोस्त हैं। ये रियासत जो हिंदुस्तान की रियासत है, मोदी साहब के आने के बाद मैं देखता हूँ
बल्कि तमाम लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर देखा है कि किस तरह से एक फैशिज्म परवान चढ़ा है, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। दूसरी माइनॉरिटी सिख, पिछले दिनों में खबर आ रही थी कि एक जो चर्च था उसको गिरा दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हम पहले डेफिनेटली वो एक प्रोग्रेसिव मुल्क था, एक जिस तरह सेकुलर उसकी आइडेंटिटी थी, मैं बतौर लेफ्टिस्ट उसको इंडोर्स करता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरह एक हिंदुत्व जो है वो गवर्नमेंट वहाँ चल रही है। जिस तरह आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, लोगों को कंसल्ट किए बगैर, लोग जो अवाम के नुमाइंदे चाहे थे या नहीं थे उनको कंसल्ट किए बगैर जो एब्रोगेशन की गई, और उसके बाद जो सारा मामला हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सतह की एनेक्सेशन की बात या किसी सतह का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की बात गिलगित बल्तिस्तान या इवन के पाकिस्तानी ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर के कहीं भी अंदर चल रही है। वजाहत साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो स्टेटमेंट सर ने पास की कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई भी गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी प्रोटेस्ट या ये डिमांड नहीं कर रहा कि वो रीयूनियन करना चाह रहे हैं। इनके कहने के मुताबिक ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई ही प्रोपेगेंडा है? इसके अलावा ये बताइएगा कि जो इन्होंने चर्च की बात की, आप इस बारे में क्या कहेंगे? और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उधर, और जो माइनॉरिटीज हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहां पे आपने चर्च की बात की, आपने आरएसएस की बात की, आपने हिंदुत्व की बात की, आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात की, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दैट मैं फिर से ही रिपीट करना चाहता हूँ कि दैट मैं बहसत एक मुस्लिम कश्मीरी हूँ, एक मुस्लिम डेफिनेटली एक हिंदुस्तानी भी हूँ। मैं समझता हूँ कि दैट जहाँ पे जो इज्जत मुझे इससे पहले नहीं मिलती थी, अगर मैं किसी भी स्टेट में, मैं नहीं कहता हूँ कि दैट मैं झंडा लेके नहीं जाता हूँ, बट मैं जहां पे भी जाता हूँ जहां पे मुझे इज्जत मिलती है, जिस जगह, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, कहीं पे भी मैं जाता हूँ, वहां पे मुझे अगर कोई भी बोलता है कि दैट कश्मीर से हो, मैं सच में कहता हूँ कि दैट जहां जितनी इज्जत मुझे मिलती है, ये कश्मीर नाम सुन के जो मुझे इज्जत मिलती है वो मुझे कहीं पे नहीं मिलती है। और रही बात, आप आरएसएस की बात करते हो, बाकियों की बात करते हो, सी आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट यस, आपने जो हिंदुत्व की बात की है, बाकी चीजों की बात की है, मैं समझता हूँ कि दैट जो ये एक वेल प्लान्ड एक प्रोपेगेंडा है, जहां पे जब आप बात करते हो कि दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हो, आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की बात करते हो, मैं समझता हूँ कि दैट जो एक्सेस मुसलमानों माइनॉरिटीज को मिला है उनके रिजिम में, मुझे नहीं लगता कि दैट मुसलमान को इतनी रिप्रेजेंटेटिव या उतना एक्सेस किसी गवर्नमेंट में मिला। दिस अ फैक्ट। मैं कोई स्पोक्स पर नहीं हूँ किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं डिफर करता हूँ कि डिफरेंट पॉलिसीज से। आई एम नॉट एफिलेटेड विद कांग्रेस, नीदर आई एम एफिलेटेड विद बीजेपी, बट मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना हमें एक्सेस, जितना मुसलमानों को एक्सेस मिला इस इनके रिजिम में, आई डोंट थिंक सो कहीं जगहों पे मिला। आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2012 में यूपी में एक दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, जहां पे हिंदू बहुत सारे भाई बहने वहां पे उस दंगे में मारे गए, मुसलमान ही मारे गए थे। जस्ट आफ्टर 2012 आप देखेंगे दैट 2014 में मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई, एक भी जो दंगा यूपी में नहीं हुआ। आप देखोगे, नॉट ओनली आप यूपी में की बात करो, पूरे हिंदुस्तान की बात करो कि कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जहां पे हिंदू मुस्लिम एक दोनों को मतलब उन्होंने मार दिया। दूसरी बात है, कोई जो 26/11 आप देख लो, पार्लियामेंट अटैक देखो, कश्मीर में टेररिस्ट अटैक देखो, जहां पे लोग, आप देखोगे दैट कितने सारे लोगों को मारते थे टेररिस्ट की एक्टिविटी की वजह से। आप देखोगे जैसे 2014 से कोई ऐसी टेररिस्ट, स्पेशली 2019 के बाद आपने कोई 26/11 नहीं देखा, आपने कोई नहीं देखा कि जैश वाले यहाँ पे टेररिस्ट भेजते। और मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज आप देखते हो कि हिंदुत्व, बाकी चीजें, ये आरएसएस की जब बात करते हो, कि मैं आरएसएस का कोई, या मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं यहाँ पे, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये राइट नाउ जो आरएसएस यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में, उनकी एक मुस्लिम फ्रंट, एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की एक विंग है, जहां पे पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक मुस्लिम फ्रंट जो आरएसएस काम कर रही है। दे आर द रियल वन। जो रिसेंटली इंसिडेंट हिजाब हुआ था साउथ इंडिया में, अगर आप देखोगे दैट इट वाज आरएसएस मुस्लिम विंग, इट मींस आरएसएस ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि उन लोगों के खिलाफ, कि दैट ये कैसे उस इंसिडेंट के खिलाफ दिया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो एएम असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, यहाँ को कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हो, व्हेन इट कम्स टू नेशन दे आर वन। हाँ, कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं हर सोसाइटी में, कहते हैं कि ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। ये हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे मुल्क में भी हो सकते हैं।